students, myself Priyadarshini Tiwari welcomes you Cognido, an online platform learning app. So students, today I'm going to discuss about the important topic of chapter class 8 and the topic is sound. So students, I think you are ready. So let us start with the chapter. Our chapter is sound. तो पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि साउंड होता क्या है ना। जब भी हम कोई चैप्टर पढ़ते हैं तो पहला क्वेश्चन अराइज होता है उसके टाइटल से है कि व्हाट इज दैट। ठीक, तो हम लोग पहले पढ़ते हैं कि साउंड है क्या। तो साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट कॉजेज अ सेंसेशन ऑफ हियरिंग। अगर हम कोई चीज सुन पा रहे हैं, यू आर एबल टू हियर मी, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ साउंड। अगर साउंड ना होती तो ना आप मुझे सुन पाते ना मैं आपको सुन पाती। ठीक है, तो ये एक एनर्जी की फॉर्म है जिसकी वजह से हम एक दूसरे को सुन पाते हैं, आपस में कम्युनिकेट कर पाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ साउंड। सो अगर हमें पूछा जाए कि व्हाट इज साउंड, तो आप लोग याद रखिएगा साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट कॉजेज सेंसेशन ऑफ हियरिंग, that causes sensation of hearing। ठीक है, तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ साउंड। साउंड क्या है? एक एनर्जी की फॉर्म है जिसकी वजह से हम एक दूसरे को सुन पाते हैं, आपस में कम्युनिकेट कर पाते हैं। ठीक है, तो नाउ वी मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक एंड द टॉपिक इज साउंड। साउंड की यूनिट क्या है होती है? तो जनरली हम लोग साउंड की यूनिट बताते हैं डेसिबल। ठीक है, तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ साउंड? साउंड की यूनिट होती है डेसिबल। इसको हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल v कैपिटल B से। Okay, so this is all about the definition and the unit. So what is sound? Sound is a form of energy that causes sensation of a hearing. And what is unit? Unit होती है उसकी decibel। Denote किससे करते हैं हम लोग? small d capital B से। अब हम लोग इस चैप्टर को इजी बनाने के लिए क्या करते हैं, इसको पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं ताकि इसको इजियर वे में हम लोग अंडरस्टैंड कर पाए कि आखिर इस चैप्टर में है क्या। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में व्हाट इज द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड को हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स पार्ट ए, कैरेक्टरिस्टिक पार्ट टू। तो उसमें पार्ट टू में हम लोग कुछ डेफिनेशन जैसे कि फ्रीक्वेंसी क्या है, एम्पलीट्यूड क्या है, क्वालिटी क्या है, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और कैरेक्टरिस्टिक्स ए में हम लोग डिस्कस करेंगे कि साउंड कैसे प्रोपोगेट करती है, साउंड कैसे प्रोड्यूस करती है, साउंड की साउंड जो है एनर्जी है और साउंड की स्पीड क्या होती है। तो पार्ट ए में ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड। फिर हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड के बारे में। इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई, प्रॉपर्टीज हो गई, फिर हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड की। टाइप्स ऑफ साउंड लास्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे साउंड्स इन ह्यूमंस। साउंड्स में साउंड ह्यूमंस में कैसे प्रोड्यूस होता है और कैसे ये साउंड जो है ह्यूमन हियर कर पाते हैं। तो हम दोनों पार्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि हाउ डज द साउंड इज प्रोड्यूस एंड हाउ वी आर एबल टू हियर द साउंड। ठीक है, तो द नेक्स्ट पार्ट इज, हम लोग इसको चार पार्ट में हम लोग चैप्टर को डिवाइड किया, कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रॉपर्टी, टाइप्स एंड साउंड इन ह्यूमन। ओके, तो अब हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और डिटेल में सभी टॉपिक्स को पढ़ते हैं। पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड जो है इसको पहले हमने दो पार्ट्स में आपको पहले ही बता दिया था कि डिवाइड करेंगे। तो पहले जो है हम डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिटेल में स्टडी कर लेते हैं। तो आप ये जान लीजिए कि साउंड हमेशा, पहली कैरेक्टरिस्टिक्स जो साउंड की होती है, साउंड हमेशा किसी भी वाइब्रेटिंग बॉडी के थ्रू प्रोड्यूस होता है। ठीक है, हम जो है बोल रहे हैं, ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में भी कहीं वाइब्रेशन हो रहा है और कहां पर हो रहा है ये मैं आपको लास्ट टॉपिक में बताऊंगी, दैट इज साउंड इन ह्यूमन। ठीक, तो प्लीज मेरे वीडियोस को लास्ट तक देखिएगा। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड में पहली बात आती है कि साउंड इज ऑलवेज प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेटिंग बॉडी। साउंड कभी भी कहीं भी प्रोड्यूस होगा जस्ट बिकॉज ऑफ वाइब्रेशन। ठीक, मैं आपको एक एक्टिविटी देती हूँ, आप खुद करके देखो कि साउंड कैसे प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक, तो आप लोग क्या करो, आपके पास स्केल होगी। ठीक, यू आर अ लर्नर, आपके पास जरूर पेंसिल बॉक्स में स्केल होगी। स्केल लीजिए, अपने डेस्क पे रखिए, एक तरफ से अपनी स्केल को जो है टाइटली होल्ड करिए और दूसरी तरफ से आप क्या करिए, पुल करिए स्केल को।
देखिए क्या करेगा, धन से आवाज आएगी ना, क्यों आएगी, जस्ट बिकॉज ऑफ वाइब्रेशन, वाइब्रेशन वहां पर हुआ जिसकी वजह से आप आवाज को सुन पा रहे हो। तो पहली प्रॉपर्टी आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई साउंड की, दैट इज साउंड इज ऑलवेज प्रोड्यूस्ड बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि साउंड हमेशा कब प्रोड्यूस होगा, जब देयर इज अ वाइब्रेशन, ठीक। द कॉज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ साउंड इज ड्यू टू द वाइब्रेशन। नाउ हम दूसरी बात करते हैं कि साउंड जो है वो कैसे प्रोपोगेट करता है, हाउ डज द प्रोपोगेशन ऑफ साउंड अकर्स। तो बेटा साउंड जो है वो प्रोपोगेट करता है, जो क्योंकि वहां पर जब साउंड प्रोड्यूस होगा या प्रोपोगेट करेगा तो उसको एक मीडियम चाहिए होगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में अराइज हो रहा है, आप उसको ध्यान से सुनिएगा कि जैसे आप स्पेस पे खड़े हो, ठीक, स्पेस पे खड़े होने के बाद खूब तेज से चिल्लाओ, यानी आप यूनिवर्स में चले जाओ, वहां पर तेज से चिल्लाओ, और क्या अर्थ से हम उस आवाज को सुन पाएंगे, क्या यूनिवर्स में ही उस आवाज को सुन पाएंगे, नहीं सुन पाएंगे। द रीजन इज दैट साउंड को प्रोपोगेट करने के लिए, ठीक, मूव करने के लिए उसे क्या चाहिए, उसे मीडियम चाहिए, ठीक। और साउंड को प्रोपोगेट करने के लिए मीडियम चाहिए, और यूनिवर्स में क्या है, कोई पार्टिकल्स नहीं है, मीडियम चाहिए मतलब पार्टिकल्स चाहिए। साउंड जो है वो प्रोपोगेट करता है मीडियम के थ्रू, ठीक। साउंड जो है आपके सॉलिड में ट्रेवल करेगा, लिक्विड में ट्रेवल करेगा, गैसेस में ट्रेवल करेगा, क्योंकि वहां पर पार्टिकल्स हैं, ठीक। लेकिन साउंड जो है वो वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर पाता, ठीक। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। तो पहले हम लोग बात करते हैं कि जो दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स है, दैट इज साउंड ऑलवेज नीड्स अ मीडियम फॉर इट्स प्रोपोगेशन, ठीक है। साउंड को क्या चाहिए, मीडियम चाहिए प्रोपोगेट करने के लिए, ओके। साउंड ऑलवेज नीड्स अ मीडियम फॉर इट्स प्रोपोगेशन। अगर वहां पर कोई भी पार्टिकल्स नहीं है, मीडियम नहीं है, तो साउंड जो है ट्रेवल नहीं करेगा, ठीक। इसका एग्जांपल आप समझ लीजिए कि उसको मीडियम चाहिए प्रोपोगेट करने के लिए, अगर मीडियम नहीं है, पार्टिकल्स नहीं है, तो साउंड प्रोपोगेट नहीं करेगा, ठीक। और साउंड जो है इसीलिए वैक्यूम में प्रोपोगेट नहीं करता, क्योंकि वहां पर कोई भी मीडियम नहीं होता। तो ये इंपॉर्टेंट टर्म है कि साउंड्स कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। साउंड जो है आपका वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करता, क्योंकि वहां पर कोई भी मीडियम नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है कि साउंड जो है वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करेगा। अब इसके बाद हम थर्ड पॉइंट पे आते हैं, और इसमें एक और चीज बता दूं कि साउंड को मीडियम चाहिए प्रोपोगेट करने के लिए, और तीन तरह के आपके पता है कि मैटर होता है, मैटर एग्जिस्ट इन थ्री फॉर्म, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो जो मीडियम होता है, इसको बेस्ट सूटेड मटेरियल होता है, मीडियम होता है, वो होता है सॉलिड। साउंड जो है वो सॉलिड में सबसे तेज ट्रेवल करता है, उसके बाद लिक्विड में, फिर गैसेस में, ठीक है। तो साउंड जो है कैसे ट्रेवल करेगा, सॉलिड में सबसे ज्यादा, लिक्विड में उससे कम। अगर तीन मीडियम है वो डिफरेंट फॉर्म्स में है, तो सबसे, अगर सॉलिड है तो सॉलिड में साउंड ज्यादा तेज ट्रेवल करेगा, लिक्विड में उससे कम, उसके बाद गैसेस में उससे कम, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। ये आप एक्टिविटी खुद से परफॉर्म करके भी देख सकते हैं। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट की, दैट इज साउंड प्रोपोगेट्स इन द फॉर्म ऑफ वेव, ठीक। साउंड जो होता है वो हमेशा वेव की फॉर्म में ट्रेवल करता है। कैसे ट्रेवल करेगा, वेव्स की फॉर्म में। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, साउंड्स प्रोपोगेट इन द फॉर्म ऑफ वेव। अब बेटा ये वेव क्या है, यहाँ पे टर्म आया वेव, साउंड जो है वेव की फॉर्म में ट्रेवल करेगा, लेकिन ये वेव क्या है, वेव क्या होती है, डिस्टर्बेंस दैट इज प्रोड्यूस्ड इन अ मीडियम दैट ट्रेवल्स विद अ डेफिनेट स्पीड। ये क्या होती है, एक डिस्टर्बेंस जो होती है मीडियम में, एक मीडियम जो है उसमें ये प्रोपोगेट होती है, उसकी एक डिफरेंट स्पीड होती है। यहाँ पर जो पार्टिकल्स होते हैं वो मूव करते हैं, लेकिन उनकी पोजीशन जो है चेंज नहीं होती, ठीक है। तो साउंड क्या है, साउंड जो है वो प्रोपोगेट करेगा इन द फॉर्म ऑफ वेव। साउंड हमेशा प्रोपोगेट करता है इन द फॉर्म ऑफ वेव, और ये वेव क्या होती है, वेव इज अ डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस्ड इन अ मीडियम विद अ डेफिनेट स्पीड, और जो पार्टिकल्स होते हैं दे डू नॉट चेंज इट्स मीन पोजीशन। पार्टिकल्स अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करते, ठीक। ये केवल यहाँ पर वाइब्रेशन होता है, ठीक। तो यहाँ पर क्या है, हमने बता कर लिया कि साउंड जो है वो वेव के फॉर्म में ट्रेवल करेगी, और वेव क्या होती है, इट इज अ डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस्ड इन अ मीडियम that is having a definite speed and the particles do not change their mean position here, ठीक। अब थोड़ा सा मैं आपको एक्स्ट्रा बताऊंगी, और दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है, दैट इज बेस्ड ऑन कॉम्पिटिटिव एग्जाम। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बेसिस पे जो बच्चे ओलंपियाड देते हैं उनके लिए क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट है।
साउंड जो होता है बच्चा, दो जो वेव होती हैं वो आपकी दो फॉर्म में ट्रेवल करती है। साउंड जो है प्रोपोगेट करेगा वेव की फॉर्म में, और ये जो वेव होती हैं दो तरह की होती हैं, ठीक है। कौन कौन सी होती हैं? एक होती है आपकी ट्रांसवर्स वेव। अब ये ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या है? अभी तक तो हमने पढ़ लिया कि वेव की फॉर्म में ट्रेवल करेगी, तो मैं आपको समझाती हूँ ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होती हैं। हमने यहाँ पर ये भी देखा था कि यहाँ पर पार्टिकल्स मूव करेंगे लेकिन उनकी पोजीशन जो है वो चेंज नहीं होगी, ठीक। तो यहाँ पर क्या होता है, जो वेव, ठीक, के पार्टिकल्स 90 डिग्री में प्रोपोगेट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो पार्टिकल्स होते हैं वो 90 डिग्री में प्रोपोगेट करते हैं। इस तरह की वेव को हम लोग ट्रांसफर वेव कहते हैं। इन दीज वेव द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ इट प्रोपोगेशन, ठीक है। इनका डायरेक्शन कैसे, डायरेक्शन ऑफ द प्रोपोगेशन के 90 डिग्री पे ये मूव करते हैं, ठीक। और ये जो है, ये वेव जो है वो क्रेस्ट और ट्रफ बनाती है, ठीक। ये क्रेस्ट और ट्रफ के बारे में आप लोग मत जानिए, इसको हम आपको हायर क्लासेस के वीडियोस में आपको बताएंगे, ठीक। तो ट्रांसवर्स वेव क्या है? ट्रांसवर्स वेव या these types of wave propagate perpendicular to direction of propagation। ये जो डायरेक्शन जो होता है उनके प्रोपोगेशन के, उसके 90 डिग्री पे प्रोपोगेट करती हैं, ठीक है। तो इनका जो अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन कि ट्रांसवर्स वेव कौन सी वेव होती हैं, तो ये जो वेव्स होती हैं ये प्रोपोगेशन के डायरेक्शन के 90 डिग्री एंगल्स पे प्रोपोगेट करती हैं, ठीक। और ये जो वेव्स होती हैं ये क्रेस्ट और ट्रफ बनाती हैं। और दूसरी चीज होती है, ये जो वेव्स होती हैं ये तीनों मीडियम्स में, मतलब सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, ठीक है, उसमें प्रोपोगेट करेंगी, ठीक। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आ जाता है कि ये जो वेव्स होती हैं वो सॉलिड के सरफेस पे प्रोपोगेट करती हैं, ठीक, और लिक्विड के सरफेस पे, ठीक है, और प्रोपोगेट नहीं करती, ठीक। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पर आ जाता है कि ट्रांसवर्स वेव क्या है? ऐसी वेव जो प्रोपोगेट करेंगी, जो प्रोपोगेशन होगा उसके 90 डिग्री के एंगल्स पे, ये प्रोपोगेट करती हैं केवल सॉलिड्स में, लिक्विड और गैसेस में ये प्रोपोगेट नहीं करती, ठीक। फिर बात आती है आपकी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स ऐसी वेव्स होती हैं जहां पर प्रोपोगेशन के डायरेक्शन के ये 90 डिग्री पे प्रोपोगेट करती थी आपकी ट्रांसवर्स वेव, ये प्रोपोगेट करेंगी पैरेलल डायरेक्शन में, ठीक है। जहां पर आपका प्रोपोगेशन होगा उससे यही पैरेलल ही प्रोपोगेट करेंगे, ठीक है। तो इन दीज वेव जो पार्टिकल जो होते हैं वो आपके कैसे प्रोपोगेट करेंगे? पैरेलल, ठीक। और ये क्या बनाएंगी? ये बनाएंगी आपकी रेयर फ्रैक्शन और कंप्रेशन, ठीक, ओके। तो ट्रांसवर्स वेव में क्रस्ट और ट्रफ बनता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में आपका कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन बनता है, ठीक है। यहाँ पे इस वेव में क्या होता है, जो पार्टिकल्स हैं वो प्रोपोगेट करते हैं पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, ठीक। और यहाँ पर जो करते हैं वो प्रोपोगेट करते हैं एट अ 90 डिग्री एंगल, ठीक। ये आपका केवल सॉलिड्स में होगा, और लॉन्गिट्यूडनल वेव जो होता है वो सॉलिड, लिक्विड और गैसेस तीनों में होता है, ठीक। तो ये यहाँ पर एक डिफरेंस जो मैंने बताया है दैट इज इंपॉर्टेंट कि ये ट्रांसवर्स वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव ये केवल सॉलिड्स में ट्रेवल करेंगी। यहाँ पर जो पार्टिकल्स होंगे वो 90 डिग्री पे प्रोपोगेट करेंगे, और यहाँ पर जो पार्टिकल्स होते हैं वो पैरेलली प्रोपोगेट करेंगे। ये आपके केवल सॉलिड्स में होंगी, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स आपके तीनों मीडियम में होंगी, ठीक। तो दिस वाज ऑल अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। और इसमें एक कैरेक्टरिस्टिक्स और आ जाती है कि स्पीड क्या होती है साउंड की, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो वो स्पीड जो होती है वो होती है, दैट इज फोर्थ वन, द स्पीड ऑफ द साउंड। द स्पीड ऑफ द साउंड इज 331 मीटर पर सेकेंड, ठीक, ओके। स्पीड ऑफ द साउंड कितनी होती है? 331 मीटर पर सेकेंड, और ये स्पीड जो होती है मैक्सिमम होती है सॉलिड्स में। सो दिस वाज ऑल अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द साउंड। एक बार मैं आपको फिर से कंप्लीट बता देती हूँ। कैरेक्टरिस्टिक्स को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था। अभी पार्ट ए हमने पढ़ा है, साउंड जो है ऑलवेज प्रोड्यूस बाय द वाइब्रेटिंग बॉडी। कोई भी वाइब्रेटिंग बॉडी होगी वही साउंड प्रोड्यूस करेगी, अगर उसमें वाइब्रेशन नहीं है तो साउंड का प्रोडक्शन नहीं होगा। फिर हमने पढ़ा कि साउंड को हमेशा मीडियम चाहिए, साउंड ऐसे ही प्रोपोगेट नहीं कर सकता, अगर मीडियम पार्टिकल्स में नहीं है तो साउंड जो है प्रोपोगेट नहीं करेगा। इसमें मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि अगर यूनिवर्स पे जाइए और वहां पर चिल्लाइए कि प्रियदर्शनी मैम आइए हमें साइंस पढ़ाने, तो प्रियदर्शनी मैम आपको आगे साइंस नहीं पढ़ा पाएंगी। क्यों नहीं पढ़ा पाएंगी? क्योंकि यूनिवर्स में तो कोई पार्टिकल्स ही नहीं है, ठीक। और साउंड्स को ट्रेवल करने के लिए पार्टिकल्स चाहिए, और आपको ये पता है कि साउंड जो होता है इसीलिए वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करता। क्यों नहीं ट्रेवल करता? क्योंकि वहां पर पार्टिकल्स नहीं है।
फिर मैंने आपको बताया कि साउंड को प्रोपोगेट करने के लिए मीडियम चाहिए, ठीक है, साउंड को मीडियम चाहिए। दूसरी बात ये बताया कि जो मीडियम होते हैं उसमें जो साउंड प्रोपोगेट करता है वो ट्रेवल करता है इन द फॉर्म ऑफ वेव, ठीक, साउंड जो होता है वो वेव के फॉर्म में ट्रेवल करता है। और वेव क्या होती है, वेव इज अ डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस इन द मीडियम। वेव क्या होता है, डिस्टर्बेंस होता है दैट इज प्रोड्यूस इन अ मीडियम, ठीक, वेयर द पार्टिकल्स मूव दे आर नॉट चेंजेस देयर एक्चुअल पोजीशन, उनकी एक डेफिनेट स्पीड होगी, ठीक, पार्टिकल्स मूव करेंगे विद अ डेफिनेट स्पीड, ठीक, बट दे डू नॉट चेंजेस देयर मीन पोजीशन। ये हो गया वेव के बारे में। वेव के बारे में मैंने आपको दो तरह की बताई कि वेव दो तरह की होती है, एक ट्रांसवर्स वेव होती है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स होती हैं। ट्रांसवर्स वेव क्रस्ट और ट्रफ बनाती हैं, लॉन्गिट्यूडिनल वेव कंप्रेशन और रेयरफ्रैक्शन बनाती हैं, ठीक है, जहां पर ये दूर दूर हैं दैट इज रेयरफ्रैक्शन, और जहां पर ये पास पास लाइंस हैं ये डिफाइन कर रही हैं आपके कंप्रेशन की, ठीक। फिर मैंने बताया कि जो ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं केवल सॉलिड्स में ट्रेवल करती हैं, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स आपकी सॉलिड, लिक्विड और गैसेस तीनों में होंगी, सबसे ज्यादा किसमें होंगी, सॉलिड्स में, ठीक। फिर मैंने आपको ये बताया कि ट्रांसवर्स वेव में जो पार्टिकल्स प्रोपोगेट करते हैं वो 90 डिग्री पे होते हैं, ठीक, और लॉन्गिट्यूडिनल वेव में क्या होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं वो प्रोपोगेट करते हैं पैरेलल। सो दिस वाज ऑल अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द साउंड। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स पार्ट 2 या प्रॉपर्टीज पार्ट 2। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में आज हम लोग डिफरेंट टर्म्स पढ़ेंगे, ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स पार्ट 2 है, ठीक, तो इसमें हम लोग डिफरेंट टर्म्स रिलेटेड टू द साउंड चैप्टर पढ़ेंगे। तो पहले एक हम लोग पेंडुलम बना लेते हैं, ठीक। अब ये जब पेंडुलम को हम लोग यहां पर लाते हैं, उसको कह सकते हैं एक तरह से खींच के पुल कर दिया, तो इसका मूवमेंट कैसे होगा, जब इसको हम यहां पे लाके छोड़ेंगे तो क्या होगा, पहले ये यहां से यहां जाएगा, ये इसकी एक्चुअल पोजीशन है दैट इज ए, ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशंस हैं, ठीक है, फिर यहां से वापस जाएगा ए पे, फिर जाएगा यहां पर बी पे, ठीक, फिर ये वापस आएगा और ये साइकिल जो है कंटिन्यू चलती रहेगी, ठीक है। तो कब तक नहीं, जब तक ये एक्सट्रीम पोजीशन अपने मीन पोजीशन पे नहीं आ जाता, दैट इज मीन पोजीशन एंड दैट इज एक्सट्रीम पोजीशन। ओके, तो ये है आपका पेंडुलम। तो आज हम लोग इससे रिलेटेड डिफरेंट टर्म्स पढ़ेंगे। पहले तो हम लोग पढ़ते हैं कि ऑसिलेशन क्या होता है। ऑसिलेशन ऑसिलेशन क्या होता है, रेगुलर मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट बिटवीन वन पोजीशन एंड अनदर पोजीशन, ठीक है, द रेगुलर मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट from its mean position to its extreme position is called as oscillation. ऑसिलेशन क्या होता है, ऑसिलेशन मैंने ये बताया कि रेगुलर मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन टू इन एक्सट्रीम पोजीशन इज कॉल्ड एज ऑसिलेशन। जैसे आप इस पेंडुलम को ठीक एक तरफ लाके पुल करो तो फिर क्या होता है, आपने देखा होगा कि ये पेंडुलम इस डायरेक्शन में मूव करता रहता है, ठीक है, तो ये जो मूवमेंट है दैट इज कॉल्ड एज ऑसिलेशन, ठीक, वो मीन पोजीशन पे जाता है, फिर एक्सट्रीम पोजीशन पे आता है, फिर मीन पोजीशन पे जाता है, फिर एक्सट्रीम पोजीशन पे आता है, रैपिड टू एंड फ्रो मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक, आपने ये डेफिनेशन अपने बुक्स में पढ़ी होगी कि रैपिड टू एंड फ्रो मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन टू एन एक्सट्रीम पोजीशन। उसी तरह मैंने आपको सिंगुलर डेफिनेशन एक बता दी कि द रेगुलर मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन या फ्रॉम इट्स ओरिजिन टू इट्स एक्सट्रीम पोजीशन एंड बैक टू इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड एज ऑसिलेशन, ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑसिलेशन। अब ऑसिलेशन में डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स आते हैं, ठीक, ऑसिलेशन को हम लोग डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं और इसको पढ़ते हैं कि क्या क्या है डिफरेंट टर्म्स, ठीक। तो पहला आता है फ्रीक्वेंसी, ठीक, ये टर्म्स जो है आपकी किताबों में रहते हैं, आपको समझ नहीं आते हैं, इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन वे में बता रही हूँ और आपको जो चीज नहीं समझ में आएगी वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक। तो ये है ऑसिलेशन। ऑसिलेशन में हम लोग पहला पढ़ते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या है, frequency is the number of oscillation made by a oscillating body in a second। एक सेकेंड में ये कितनी बार ऑसिलेट करती है, कितनी बार मूव करती है, इसी को हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी को हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल n से, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी
डिनोट करेंगे स्मॉल n से नंबर ऑफ ऑसिलेशंस मेड बाय ऑसिलेटिंग बॉडी इन ए 1 सेकेंड। ठीक है, 1 सेकेंड में एक बॉडी कितनी बार ऑसिलेट करती है, इसी को हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी, ठीक, उसके बाद हम लोग बात करते हैं एम्पलीट्यूड की। एम्पलीट्यूड इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मेड बाय अ ऑसिलेटिंग बॉडी। एक ऑसिलेटिंग बॉडी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितनी दूर तक ज्यादा से ज्यादा वो ट्रेवल कर सकती है, इसी को हम लोग बोलेंगे एम्पलीट्यूड। और एम्पलीट्यूड को हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल ए से। ठीक है, एम्पलीट्यूड को डिनोट किया हम लोग ने capital A से। and what is amplitude? The maximum displacement made by a oscillating body। तो इस oscillating body को हम लोग क्या करें, इसकी एम्पलीट्यूड क्या होगा, अगर हम इस डायग्राम में देखें तो इसका जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा B से C। B से C क्या करेगी, ये मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। ठीक है, उसके बाद फिर यहां पर आएगी, फिर यहां पर आएगी। ठीक है, अगर हम देखें तो ये पेंडुलम क्या होगा, इसकी डिस्टेंस जो है वो कम होती जाएगी। ठीक है, फिर ये यहाँ पर आएगी, फिर एक्चुअली फिर यहाँ पर आएगी, फिर यहाँ पर आएगी, फिर ये यहाँ पर जब मीन पोजीशन पे आ जाएगी तो क्या होगा, ये इसका मूवमेंट जो है स्टॉप हो जाएगा। ठीक, तो क्या है एम्पलीट्यूड क्या होगा, द मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑसिलेटिंग बॉडी इज कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड। और एम्पलीट्यूड क्या होगा, बीसी। बीसी क्या है, इसकी मैक्सिमम डिस्टेंस जो है ये ट्रेवल कर रहा है। फिर हम बात करते हैं, और इसकी जो एसआई यूनिट है, क्योंकि ये डिस्टेंस है। ठीक, तो डिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर। ठीक, तो इसकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी के बारे में अभी आपको मैं समझाऊंगी इसका फॉर्मूला। ठीक, तो एम्पलीट्यूड हमने पढ़ लिया, एम्पलीट्यूड के बारे में हम पढ़ते हैं टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है, द टाइम टेकन बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी टू कंप्लीट अ वन ऑसिलेशन। एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में उसे कितना समय लग रहा है, उसे हम लोग बोलेंगे टाइम पीरियड। ठीक है, यानी एक यहां से यहां तक जाने में, ठीक, और फिर वहां से वहां तक वापस आने में एक ऑसिलेशन को करने के लिए उसे कितना समय लग रहा है, उसे हम लोग बोलेंगे टाइम पीरियड। ठीक है, द टाइम टेकन बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड एज टाइम पीरियड। टाइम पीरियड को हम लोग कैपिटल टी से डिनोट कर सकते हैं। ठीक, और इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो होती है सेकेंड। ठीक, इसकी एसआई यूनिट क्या हुई, मीटर एम्पलीट्यूड की, और टाइम पीरियड की एसआई यूनिट हो गई सेकेंड। ठीक, ये था पूरा ऑसिलेशंस के बारे में। ऑसिलेशन में हमने पढ़ा फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या थी, द नंबर ऑफ ऑसिलेशन और वाइब्रेशंस मेड बाय ऑसिलेटिंग बॉडी इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड एज अ फ्रीक्वेंसी। ठीक, फ्रीक्वेंसी की यूनिट बहुत बेटा होती है हर्ट्ज। डिनोट करते हैं कैपिटल एच और जेड से। ठीक है, तो इसकी यूनिट क्या होगी, हर्ट्ज होगी। फॉर्मूला क्या होता है, जैसे कि आपने डेफिनेशन देखी, द नंबर ऑफ ऑसिलेशन मेड बाय एन ऑसिलेटिंग बॉडी इन 1 सेकेंड। ठीक, तो यहां पर फ्रीक्वेंसी को हम लोग डिनोट कर सकते हैं। तो फ्रीक्वेंसी की एसआई यूनिट हो जाएगी हर्ट्ज। ठीक, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑसिलेशन अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक, एन इज इक्वल टू 1 अपॉन टी। ठीक, दिस इज ऑल अबाउट द फ्रीक्वेंसी। अब ये था हमारा पूरा कंप्लीट ऑसिलेशन के बारे में। अब इसका जो नेक्स्ट टर्म आता है वो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है साउंड की, दैट इज पिच। पिच को हम लोग श्रिलनेस भी बोल सकते हैं। हमने डिस्कस कर लिया फ्रीक्वेंसी की। फ्रीक्वेंसी की यूनिट हर्ट्ज होती है। नंबर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ऑसिलेशन मेड बाय द टोटल टाइम टेकन, एन इज इक्वल टू 1 अपॉन टी। ठीक, अब हम बात करते हैं पिच की। पिच जो होती है वो हमारी डायरेक्टली डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पे। ठीक है, फ्रीक्वेंसी इज पिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स फ्रीक्वेंसी। ठीक, और पिच मतलब होता है, इसको हम लोग श्रिलनेस भी बोलते हैं। ये डिसाइड करता है कि हमारा साउंड कितना बास है, ठीक, कितना श्रिल है। ठीक, व्हाट इज पिच, पिच डिसाइड्स हाउ मच द साउंड इज श्रिल और बास। और पिच डायरेक्टली डिपेंड करता है हमारा फ्रीक्वेंसी पे। फिर हम बात करते हैं लाउडनेस की। लाउडनेस डायरेक्टली डिपेंड होता है अपने एम्पलीट्यूड पे, यानी कितनी मैक्सिमम डिस्टेंस उसमें ट्रेवल की। ठीक है, तो आपका लाउडनेस डिपेंड करता है किस पे, एम्पलीट्यूड पे। तो loudness depends upon amplitude and the pitch depends upon its frequency। और क्वालिटी जो होती है, क्वालिटी मतलब होता है कि
कि हमारा जो साउंड है, ठीक है, वो शार्प है या फ्लैट है। ये हमारे डिपेंड करता है कि हम किस तरह का जो हमारा साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक। अगर वो शार्प है तो उसकी क्वालिटी जो है अच्छी होगी, फ्लैट है तो उसकी क्वालिटी जो है बेकार होगी। तो दिस वाज ऑल अबाउट द ऑसिलेशंस। एक बार मैं आपको फिर से रिमाइंड कर देती हूँ सारे टर्म्स को। तो पहले हमने पढ़ा कैरेक्टरिस्टिक्स पार्ट ए, कैरेक्टरिस्टिक पार्ट ए के बाद आता है कैरेक्टरिस्टिक्स पार्ट 2। इसमें हमने डिफरेंट टर्म्स को डिफाइन किए हैं। पहले हमने पेंडुलम लिया, ठीक, पेंडुलम को हमने पुल किया, उसके बाद पुल करने पे हमने देखा कि वो पेंडुलम जो है वो वाइब्रेट करता है। पहले वो बी पे आता है, बी से सी पे आता है, सी से फिर बी पे जाता है, ए पे आता है, फिर से बी पे जाता है। तो ये क्या करता है, ये मूव करता है और ये मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन पे आता है, ठीक है। तो इसी इसके डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स को हमने आपको एक्सप्लेन किया। पहले ऑसिलेशन, ऑसिलेशन क्या होता है? ऑसिलेशन इज द रेगुलर मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट बिटवीन इट्स मीन पोजीशन टू इट्स एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है, एंड बैक टू इट्स मीन पोजीशन। रेगुलर मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जिसको हम लोग रैपिड टू एंड स्लो मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट कहते हैं, जो कि आपके बुक्स में लिखा है, ठीक। तो क्या होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का अपनी मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पे जाना, एक्सट्रीम पोजीशन से फिर मीन पोजीशन पे आना, ठीक। इस तरह के इसका जो मूवमेंट होता है जो कि रेगुलरली चलता रहता है, इसी को हम लोग बोलते हैं ऑसिलेशन। ऑसिलेशंस में डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स आते हैं, जिसको मैंने आपको सिंपल वे में समझाया है। पहले आता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को हम लोग डिनोट करते हैं एन, एन से। और फ्रीक्वेंसी होता क्या है? Frequency defines the number of oscillations made by an oscillating body in 1 second. एक सेकेंड में एक ऑसिलेटिंग बॉडी कितनी बार ऑसिलेशन करती है, कितनी बार वाइब्रेशन करती है, उसी को हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। फिर आता है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है? इट इज अ मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ ऑसिलेटिंग बॉडी। टाइम पीरियड क्या होता है? द टोटल टाइम टेकन बाय एन ऑसिलेटिंग बॉडी टू कंप्लीट अ वन ऑसिलेशन। एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में एक वाइब्रेटिंग बॉडी, ऑसिलेटिंग बॉडी को कितना समय लगता है, उसको हम लोग बोलते हैं टाइम पीरियड। पिच और स्टिलनेस। पिच और स्टिलनेस डिफाइंस द हाउ द साउंड इज स्टिल या हाउ द साउंड इज बास, ठीक। जैसे अगर हम देखें वुमेन्स और मेंस में, तो किसकी साउंड जो होती है वो हाई पिच्ड होती है। जो आपकी वुमेन्स होती हैं उनकी साउंड जो होती है वो हाई पिच्ड होती है, और जो मेंस होते हैं उनकी साउंड जो होती है वो लो पिच्ड होती है। फिर और ये पिच जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी के, ठीक। एंड फ्रीक्वेंसी क्या है? Frequency is the number of oscillation made by an oscillating body in 1 second. एक सेकेंड में कितनी oscillations made करती है एक बॉडी, ऑसिलेटिंग बॉडी, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी को डिनोट करने के लिए हम लोग कैपिटल एन का यूज करते हैं। इसकी एसआई यूनिट हर्ट्ज होती है, ठीक है। और एम्पलीट्यूड की एसआई यूनिट मीटर होगी क्योंकि इट्स अ डिस्टेंस, एंड टाइम पीरियड की एसआई यूनिट है सेकेंड। ये सब मैं आपको रिकॉल करा रही हूँ क्योंकि ये टर्म जो है इंपॉर्टेंट है और आप भूलिएगा नहीं। फिर जो पिच है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब अगर हम पिच बढ़ाएंगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो पिच बढ़ेगी। लाउडनेस जो होते हैं वो एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है कि एक ऑसिलेटिंग बॉडी कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, ठीक है। और ये लाउडनेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एम्पलीट्यूड के। इसका मतलब एम्पलीट्यूड बढ़ाएंगे तो लाउडनेस बढ़ेगी, एम्पलीट्यूड घटाएंगे तो लाउडनेस घटेगी। क्वालिटी, क्वालिटी ऑफ द साउंड वो आपका डिसाइड करता है कि जो साउंड है वो किस तरह की वाइब्रेटिंग बॉडी जो है प्रोड्यूस कर रही है। साउंड जो है वो हमारा शार्प है, इस साउंड जो है हमारा फ्लैट है, ठीक। तो आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब हम नई चीज पढ़ते हैं, दैट इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड। साउंड जो होते हैं वो डिफरेंट तरह के होते हैं, उसको हम लोग पढ़ते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द साउंड। तो साउंड जो है हमारी फ्रीक्वेंसी की, ऑन द बेसिस ऑफ आवर फ्रीक्वेंसी द साउंड जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होते हैं ऑडिबल साउंड, दूसरे होते हैं इनऑडिबल साउंड, ठीक है। तो हम लोग टाइप्स ऑफ साउंड में पढ़ेंगे अब कि साउंड जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। पहले हमने साउंड पढ़ रखा है कि व्हाट इज साउंड। साउंड क्या होता है? साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट कॉजेज अ सेंसेशन ऑफ हियरिंग, ठीक, ये हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे कि साउंड जो होते हैं वो कितने तरह के होते हैं, ठीक, ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो साउंड्स आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ द फ्रीक्वेंसी। यहां पर लिख लीजिएगा ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को डिनोट करते हैं एन से और इसकी एसआई यूनिट होती है हर्ट्ज, जो कि हम लोग लास्ट पार्ट में पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये मुझे बताने की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर से रिकॉल करने के लिए मैं आपको बता दे रही हूँ, ठीक। तो साउंड को ऑन द बेसिस ऑफ द फ्रीक्वेंसी हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक होता है ऑडिबल साउंड, दूसरे होते हैं इनऑडिबल साउंड। तो अब हम लोग जानते हैं कि ऑडिबल साउंड और इनऑडिबल साउंड होते क्या है। तो बेटा जिन साउंड को हम लोग अपनी कानों से सुन सकते हैं, ठीक है,
ऐसी फ्रीक्वेंसी के साउंड जिनकी जो रेंज होती है, जो हमारे लिए बेरेबल होती है, जिनको हम सुन सकते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ऑडिबल साउंड। ठीक है, द साउंड हैविंग द फ्रीक्वेंसी दैट कैन बी हर्ड बाय द ह्यूमन ईयर्स। ऐसी फ्रीक्वेंसी, ठीक है, दैट इज हर्ड बाय द ह्यूमन ईयर्स इज कॉल्ड एज अ ऑडिबल साउंड। और हमारी ह्यूमन ईयर्स कहां से कहां तक के फ्रीक्वेंसी रेंज के साउंड सुन सकते हैं? तो हमारे जो ह्यूमन ईयर्स होते हैं वो सुन सकते हैं 20 to 20,000 हर्ट्ज। तो ऑडिबल रेंज होती है, ऑडिबल फ्रीक्वेंसी होती है ह्यूमन ईयर्स की, वो होती है 20 हर्ट्ज टू 20,000 hertz. Okay, this is the audible range that can be heard by the human ear. So what is the audible sound? The sound that can be heard by the human ears having the frequency in range between 20 to 20,000 hertz is called as audible sound. ठीक है, ये साउंड जो है वो ह्यूमन ईयर सुन सकता है। अब इनऑडिबल साउंड क्या होता है? इनऑडिबल साउंड वो साउंड होते हैं जो कि ह्यूमंस नहीं सुन सकते, या हम कह सकते हैं द साउंड हैविंग द फ्रीक्वेंसी लेस देन 20 हर्ट्ज और ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्ज, जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम होगी या 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होगी, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इनऑडिबल साउंड। ठीक, और आप जो ऑडिबल साउंड होता है इसको हम लोग दूसरा नाम भी दे सकते हैं, दैट इज सोनिक साउंड। ठीक है, तो what is audible sound? The sounds having the frequency in between 20 hertz to 20,000 hertz that can be heard by the human ears is called as audible sound. And inaudible sound, the sound having the frequency less than 20 hertz and greater than 20,000 hertz that cannot be heard by the human ears is called as inaudible sound. Okay? Now we are going to further divide the inaudible sound into two parts. That is, what is ultrasonic? Ultrasonic is that sound that is having the frequency greater than 20,000 hertz, जिसकी फ्रीक्वेंसी 20,000 hertz से ज्यादा होगी। The sounds having the frequency greater than 20,000 hertz is called as ultrasonic sound. And what is infrasonic sound? The sounds having the frequency less than 20 hertz, जिसकी फ्रीक्वेंसी रेंज जो है वो 20 हर्ट्ज से कम है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? इंफ्रासोनिक साउंड। जो इंफ्रासोनिक साउंड होते हैं, जैसे आपके वेल्स हो गए, एलिफेंट्स हो गए, ये ऐसे एनिमल्स होते हैं जो इंफ्रासोनिक साउंड को सुन सकते हैं। ठीक है, और अल्ट्रासोनिक साउंड जो होते हैं, ये साउंड ऐसे होते हैं जो कि आपके जैसे डॉग्स हैं और आपके बैट्स हैं, लेपर्ड्स हैं, ये सब ये साउंड जो है सुन सकते हैं, और बैट्स ये साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो व्हाट इज अल्ट्रासोनिक साउंड? दैट हैविंग द फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्ज। ठीक, और इस अल्ट्रासोनिक साउंड को जो आपके डॉग्स होते हैं और आपके लेपर्ड्स होते हैं, ये एनिमल्स इनको सुन सकते हैं, और बैट्स ऐसे साउंड को प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक, सो दिस वाज ऑल अबाउट द ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड। ऑडिबल साउंड वो साउंड जो कि ह्यूमन ईयर सुन सकता है, और इनऑडिबल साउंड जो ह्यूमन ईयर्स नहीं सुन सकते। इनऑडिबल को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, अल्ट्रासोनिक और इंफ्रासोनिक। अल्ट्रासोनिक इज दैट हैविंग द ग्रेटर फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्ज। इंफ्रासोनिक वो होते हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी लेस देन 20 हर्ट्ज होती है। ठीक है, 20 हर्ट्ज से कम है तो इंफ्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा है। इस रेंज के साउंड को ह्यूमन ईयर्स नहीं सुन सकते। ठीक है, दैट इज कॉल्ड, दे आर कॉल्ड एज इंफ्रासोनिक साउंड। ठीक, अगर हम इस फ्रीक्वेंसी रेंज को एक बनाएं, ठीक, तो आपके सबसे पहले आते सोनिक रेंज, दैट इज सोनिक साउंड, फिर आएगा आपका इंफ्रासोनिक, और ये होगा अल्ट्रासोनिक। ओके, 20 हर्ट्ज लेस देन, ये 20 हर्ट्ज और 20,000 हर्ट्ज के बीच में, और ये 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा। ओके, दिस वाज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ साउंड, ऑडिबल, इनऑडिबल, अल्ट्रासोनिक साउंड having the frequency greater than 20,000 hertz. ठीक, this is produced by bats and heard by the animals like leopards, like dogs. Okay, टेंस में होंगी।